The story of Robert Downey Jr. Drugs land the troubled actor in prison, and he reaches out to a psychiatrist for help. Every day, the reset button, the spacebar gets pressed, and it's like, now what? 30 years he has struggled with a dangerous drug addiction that nearly destroyed him. And today, he says he's clean, he's in love. And so by the time you're in prison, that's not rock bottom for you? Nope. He told me not to give up hope, and he urged me to find my faith. See, I never thought I'd see you again. I just thought, here's a lost human being. Obviously not. I was incorrect. My apologies for that. That's all right. And congratulations for the struggle that has consumed the last 8 years that you obviously, as I said, have gotten control of now. Nice Thank going. you. Appreciate that. Yeah. Would you be upset if they ever replaced you as Tony Stark and Iron Man? If you'd asked me in 2008, 9, 10 how I felt about it, I would say that I was the Atlas of the Marvel Universe. I was holding it up. And right before Iron Man and the screen test for that, there was part of me that was saying nobody else on Earth had a chance. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। ये स्टोरी है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की। जी हाँ, आपके चहेते आरडीजे यानी वही टोनी स्टार्क जिन्होंने मार्वल्स की मूवीज में आयरन मैन बनकर दुनिया को अपना दीवाना बनाया। Truth is, I am Iron Man. लेकिन ठहरो, क्या आपको पता है कि ये शख्स जो आज हॉलीवुड का बेताज बादशाह है, जिन्हें आज के दौर में सिर्फ एक फिल्म में काम करने के लिए 600 करोड़ रुपए मिलते हैं, वे कभी जेल की सलाखों के पीछे थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक वक्त था जब वो ड्रग्स की लत, टूटा हुआ करियर, बिखरी हुई जिंदगी से जूझ रहे थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर बन गए दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार। आखिर कैसे कोई इतने गहरे अंधेरे से निकलकर इतनी चमक बिखेर सकता है और इतना सक्सेसफुल बन सकता है। और आज हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर के इसी रोलर कोस्टर जैसी जिंदगी को हर डिटेल के साथ आप सभी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उनकी जिंदगी के हर हिस्से, हर सक्सेस, हर हार, हर स्ट्रगल और हर वापसी को आपके सामने लाएंगे। तो फिर सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये राइड इमोशनल, ड्रामेटिक और इंस्पायरिंग होने वाली है। तो चलो डाइव करते हैं। 4 अप्रैल 1965 न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम था रॉबर्ट डाउनी जूनियर। घर में फिल्मों का माहौल था, क्रिएटिविटी हवा में तैरती थी, क्योंकि इनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर थे जिन्होंने 60s और 70s में अंडरग्राउंड सिनेमा में धूम मचाई और नाम भी कमाया। साथ ही इनके पिता अच्छे राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर भी थे जिन्होंने काफी फिल्मों को प्रोड्यूस किया और राइट किया है। और इनकी कई कमाल की फिल्मों में से एक 1969 की एक फिल्म पत्नी स्वॉप ने उस दौर में काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी। It's a terrible job. Don't take it slow. Take it easy, Nathan. I've seen your cardiogram. इसके अलावा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी लाइफ में 3 शादियां की। इन्होंने फर्स्ट शादी 1962 में एल्सी फोर्ड से की थी, जो ऑब्वियसली रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मदर है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मदर एल्सी फोर्ड के बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि वो भी एक टैलेंटेड एक्ट्रेस रही हैं और साथ में एक राइटर भी। इन्होंने कई थिएटर्स और कई कमाल के फिल्मों में काम किया और साथ ही अपने हस्बैंड रॉबर्ट डाउनी सीनियर की फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था। और इसलिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर का बचपन किसी आर्ट स्टूडियो से कम नहीं था। हर तरफ स्क्रिप्ट, कैमरे और क्रिएटिव लोग। इनके घर में डिनर टेबल पर फिल्मों की कहानियां और स्क्रिप्ट की बातें होती थी और इसलिए आरडीजे की भी दिलचस्पी फिल्मों में बढ़ी। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक काला साया भी था और वो था ड्रग्स का। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर भी ड्रग्स जैसे बुरे नशे के आदी थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रॉबर्ट डाउनी सीनियर 60s से 70s के दौरान एक तरह के काउंटर कल्चर मूवमेंट का हिस्सा थे, जहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल
आम था। वो एक फिल्म मेकर थे जिन्होंने अंडरग्राउंड फिल्मों का डायरेक्शन किया और उनकी कई फिल्मों में ड्रग्स और रिबेलिएशन कल्चर जमकर दिखाया है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि इनके फादर और ड्रग्स के बीच का क्या कनेक्शन रहा होगा और साथ ही आपको ये यकीन नहीं होगा, लेकिन जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर सिर्फ 6 साल के थे तब उनके फादर ने डाउनी जूनियर को मैरिजुआना ऑफर किया और उन्होंने खुद इस बात को पब्लिकली कबूल किया था कि उन्होंने न सिर्फ ड्रग्स लिए बल्कि अपने बेटे को भी बहुत कम उम्र में ड्रग्स से इंट्रोड्यूस किया, जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की आने वाली जिंदगी में बहुत बड़ा और नेगेटिव असर छोड़ गया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया, मेरे डैड को लगा था कि ड्रग्स हमारे बीच एक इमोशनल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन ये बॉन्डिंग नहीं, एक खतरनाक लत की शुरुआत थी। अब आरडीजे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और इस बढ़ती उम्र के साथ वो ड्रग्स और नशे के बीच फंसते जा रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे लिए ड्रग्स नॉर्मल थे, मेरे पिता के दोस्त, उनके सेट्स, हर जगह यही चलता था। यहाँ तक कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मदर एल्सी फोर्ड को भी अल्कोहल की काफी बुरी लत लगी थी और इस चीज का रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ में बहुत गहरा कनेक्शन है। एल्सी फोर्ड रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मॉम 1970s में हॉलीवुड में एक एक्ट्रेस थी। उस टाइम हॉलीवुड में पार्टी, ड्रग्स और शराब का सीन टोटल नॉर्मल था। करियर का प्रेशर, छोटे मोटे रोल्स और रिजेक्शन ने इन्हें डिप्रेशन और स्ट्रेस की ओर ले गया। ऊपर से खराब फाइनेंशियल सिचुएशन, घर का माहौल भी टॉक्सिक था। ऊपर से इनके हस्बैंड रॉबर्ट डाउनी सीनियर भी नशे में डूबे थे। इन सभी चीजों की वजह से एल्सी को शराब की लत लगी। शराब पहले मजे का हिस्सा थी, लेकिन धीरे धीरे वो उनकी लाइफ का टॉक्सिक पार्ट बन गई। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि अल्कोहल की इस लत की वजह से उनकी लाइफ और ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को दोबारा ट्रैक पर लाना चाहती थी। 1990s में एल्सी ने ठान लिया कि बस अब बहुत हुआ। उन्होंने रिहैब ज्वाइन किया, ट्रीटमेंट लिया और शराब को अलविदा कह दिया। और उनकी इस अल्कोहल छोड़ने के फैसले ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल निभाया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी चलते हैं आरडीजे की बचपन की लाइफ पर। 1970 में सिर्फ 5 साल की उम्र में आरडीजे ने अपने पिता के फिल्म पाउंड में एक छोटा सा रोल किया। That tornado scared me so much it made my hair disappear. Have any hair on your balls? जिसमें वो एक पपी का किरदार निभाते हैं। इसके बाद 1972 में वो 7 साल की उम्र में ग्रीसर्स पैलेस में नजर आए, जहां उन्होंने एक छोटे से लेकिन इमोशनल सीन में काम किया। ये रोल छोटा था, लेकिन आरडीजे की स्क्रीन प्रेजेंस काफी इम्पैक्टफुल रही थी। यहाँ तक कि क्रिटिक्स ने नोटिस किया कि इस बच्चे में कुछ खास है, लेकिन ड्रग्स का साया उनके बचपन पर हावी हो रहा था। 1978 में जब आरडीजे 13 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया और ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए बड़ा झटका था और आगे चलकर वो अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क में रहने लगे, लेकिन जल्द ही अपने पिता के साथ लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए। उसी टाइम पर लॉस एंजलिस में ड्रग्स का माहौल और गहरा था और इसका रॉबर्ट डाउनी जूनियर पर भी असर पड़ा। उस उम्र में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ड्रग्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था, मगर इन सब के अलावा उनके अंदर एक्टिंग का जुनून भी जल रहा था और इसे लेकर उनकी मदर ने उनका हौसला बढ़ाया और वो स्कूल के थिएटर में प्रोडक्शन में हिस्सा लेने लगे। I'm crazy about movies. और 16 साल की उम्र में 1981 में आरडीजे ने पढ़ाई छोड़ दी और न्यूयॉर्क वापस आ गए एक्टिंग को फुल टाइम करियर बनाने। इन्होंने सोचा मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी और इसलिए इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। वैसे 80s का दशक रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए एक रोलर कोस्टर था, क्योंकि काम की तलाश में आरडीजे न्यूयॉर्क में छोटे मोटे थिएटर रोल्स और ऑडिशन में जुट गए। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वो छोटे मोटे जॉब्स करते, जैसे रेस्टोरेंट में टेबल साफ करना, ताकि ऑडिशन के लिए पैसे जुटा सके। और इसी स्ट्रगल के बीच उन्हें मौका मिलता है 1983 की आई एक फिल्म बेबी इट्स यू में, मगर इस फिल्म में इनका रोल काफी छोटा था। लेकिन असल ब्रेक 1985 में मिला जब वो वियर्ड साइंस में नजर आए। ये एक टीनेजर कॉमेडी फिल्म थी और आरडीजे का चार्म, उनकी डायलॉग डिलीवरी और नेचुरल एक्टिंग ऑडियंस को बेहद पसंद आई। और फिर 1987 में आई लेस देन जीरो जैसी कमाल की फिल्म आरडीजे के लिए गेम चेंजर साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने जूलियन वेल्स का रोल निभाया, एक अमीर ड्रग एडिक्ट लड़के का जो अपनी लत में डूब जाता है। और ये रोल आरडीजे की रियल लाइफ से इतना मिलता जुलता था कि इस रोल के बारे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर कहते हैं कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं बस खुद को जी रहा था। और इस मूवी में क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को रॉ एंड पावरफुल कहा था और फिल्म ने उन्हें हॉलीवुड में एक राइजिंग स्टार बना दिया। लेकिन सक्सेस के साथ साथ ड्रग्स का साया भी गहरा होता जा रहा था। आरडीजे की पार्टी और ड्रग्स से भरे दोस्त उनकी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे थे। 1985 में वो सैटरडे नाइट लाइव टीवी शो के कास्ट में शामिल हुए और ये उनके लिए एक बड़ा मौका था। What are you gonna do? Oh, a confrontational monologue. Oh, go get him, Tiger.
लेकिन यहाँ पर भी नशे ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे ड्रग्स की वजह से वो सेट पर फोकस नहीं कर पाए, उनके स्केचेस फीके रहे और 1986 में उन्हें शो से निकाल दिया गया। आरडीजे ने बाद में कहा, एसएनएल मेरे लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन मैं उस वक्त इतना खोया हुआ था कि उसे भून नहीं पाया। फिर भी आरडीजे ने हिम्मत नहीं हारी। 1989 में चांस आर में सिबिल शेपर्ड के साथ नजर आए और ट्रू बिलीवर में जेम्स वुड्स के साथ काम किया और 1990 में एयर अमेरिका में वो मेल गिब्स जैसे बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए और इन फिल्मों ने उनकी इमेज को थोड़ा संभाला और उनकी अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही थी। लेकिन ड्रग्स और बेतरबी लाइफस्टाइल ने उनकी जेब खाली कर रखी थी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर खुद ही बताते हैं कि वो पैसे तो कमाते थे, लेकिन ड्रग्स और पार्टियों में उनका सारा पैसा खर्च हो जाया करता था। 1990 का दशक आरडीजे की जिंदगी का वो दौर था जब बाहर से वो हॉलीवुड के राइजिंग स्टार थे, लेकिन अंदर से उनकी जिंदगी ड्रग्स की आग में जल रही थी। और इसी दौरान 1992 में चैपलिन आई, जिसमें आरडीजे ने चार्ली चैपलिन का रोल प्ले किया। वो भी इतनी गहराई से निभाया कि उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन और बेफ्टा अवार्ड मिला। इस फिल्म के लिए आरडीजे ने चार्ली चैपलिन की बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और कॉमेडी टाइमिंग को इतनी परफेक्टली कॉपी किया कि क्रिटिक्स ने कहा आरडीजे ने चैपलिन को जिंदा कर दिया है। इस फिल्म ने उन्हें अच्छी खासी फीस दिलाई, जो उस वक्त उनकी सबसे बड़ी कमाई थी। क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को जादुई कहा और हॉलीवुड में उनकी डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन ये सक्सेस सिर्फ एक मुखौटा था। असल में आरडीजे ड्रग्स की लत में इतना डूब चुके थे कि वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो बैठे थे। और इसके बाद उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि उन्होंने 1992 में ही आरडीजे ने सिंगर और एक्ट्रेस डेबोरा फैल्कोनर से शादी की। Robert Downey Jr. and his wife but best friend, singer-songwriter Deborah Falconer. और नेक्स्ट ईयर 1993 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बेटे इंदियो का जन्म हुआ। इस खुशी के मौके पर डेबोरा ने आरडीजे को ड्रग्स छोड़ने की बार बार गुजारिश की, लेकिन वो कहते थे मैं ठीक हूँ, मैं हैंडल कर लूंगा। सच तो ये था कि वो कोकेन और हेरोइन के जाल में फंस चुके थे। 1994 में नेचुरल बर्न किलर के सेट पर वो अक्सर नशे में पहुंचते थे, जिससे डायरेक्टर ओलिवर स्टोन को उन्हें वार्निंग देनी पड़ी। और इसी दौरान साथ ही उनकी फाइनेंशियल हालत भी खराब होने लगी थी। चैपलिन के लिए उन्हें अच्छी खासी फीस मिली थी, लेकिन ड्रग्स पार्टी और कानूनी फीस ने उनकी जेब खाली कर दी थी। 1996 में आरडीजे की जिंदगी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। जून 1996 में लॉस एंजलिस की सनसेट बुलेवार्ड पर उनकी कार को पुलिस ने रोका। कार में कोकेन, हेरोइन और एक अनलोडेड 357 मैगजीन पिस्टल मिली और उन्हें इस दौरान अरेस्ट कर लिया गया। 1996, his rehab stemming from several drug and weapons arrests. कोर्ट ने उन्हें 3 साल की प्रोबेशन, जिसमें उन्हें जेल में बंद करने के बजाय कुछ शर्तों के साथ आजादी दी गई, जैसे रेगुलरली प्रोबेशन ऑफिसर से मिलना और किसी तरह का कोई भी क्राइम ना करना, और 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस का भी आदेश दिया। जैसे उन्हें समाज के लिए मुफ्त में काम करना था, जैसे सार्वजनिक जगहों की सफाई, चैरिटी, लोगों की मदद जैसी चीजों के लिए उन्हें सजा सुनाई गई। साथ ही उन्हें ये भी कहा गया कि अपने नशे की लत को छोड़ने के लिए उन्हें रिहैब सेंटर जाना होगा। लेकिन इन्होंने इन सभी रूल्स को सिर्फ 1 महीने के अंदर ही तोड़ दिया और नहीं फॉलो किया। सिर्फ 1 महीने के बाद वो नशे की हालत में अपने पड़ोसी के घर में घुस गए और उनके बेटे के बेडरूम में नशे की हालत में बेहोश होकर गिर पड़े। ये इंसिडेंट इतना शॉकिंग था कि न्यूज हेडलाइंस में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नाम हॉलीवुड का बर्बाद स्टार बन गया। लेकिन आरडीजे यहीं नहीं रुके, वो बार बार ड्रग्स की ओर लौटते रहे। 1997 में इन्होंने कोर्ट ऑर्डर्स ड्रग टेस्ट मिस किया, जिसके लिए इन्हें लॉस एंजलिस काउंटी ने जेल में 6 महीने की सजा सुना दी। But a judge sent him back. A year later, he skipped a court-ordered drug test and spent the next 4 months in the LA County Jail. और जेल में वो अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझते रहे। इन्होंने बाद में बताया कि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। इसके बाद 1999 में यानी 1999 में आरडीजे की जिंदगी और ज्यादा तबाही की ओर बढ़ी। बार बार प्रोबेशन तोड़ने की वजह से इन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जो और भी ज्यादा शॉकिंग था। वो कैलिफोर्निया के कॉन्करेंट स्ट्रीट प्रिजन में रहे, जहाँ पर वो नशे की लत से उबरने के लिए साइकोलॉजिस्ट से सलाह और थेरेपी सेशंस में हिस्सा लेते थे। और इसी दौरान जेल में कैदियों ने ताने मारे, डाउनी तुम्हारे पास सब कुछ था और तुमने सब गवा दिया। और आरडीजे ने साइकोलॉजिस्ट को लेटर लिखा, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे सरवाइव करूंगा, क्योंकि आरडीजे उस समय जेल में अपनी मुश्किल परिस्थितियां, खासकर कॉन्करर स्ट्रीट प्रिजन में 3 साल की सजा और ड्रग काउंसलिंग के दौरान मेंटली और इमोशनली रूप से बहुत टूट चुके थे। ये लेटर उनकी फ्रस्ट्रेशन और अनसर्टेनिटी को दिखाता है, जहाँ वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे इस कठिन दौर से कैसे निकल पाएंगे। और साथ ही उनकी नेटवर्थ अब 0
के करीब थी और वो पूरी तरह दिवालिया हो चुके थे। 2000 में आरडीजे को जल्द ही रिहा किया गया और उन्हें एक बड़ा टीवी शो मिला, एली मैकबील। इसमें इनका लैरी पॉल का रोल था। उनकी एक्टिंग ने ऑडियंस को एक बार फिर से उनका दिल जीतने के लिए मजबूर किया, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक्टिंग तो तबाही है। और इस रोल के लिए उन्हें 2001 में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड भी मिला। And the Golden Globe goes to Robert Downey Jr., Ally McBeal. लेकिन ड्रग्स ने फिर से उनकी जिंदगी में दस्तक दी। नवंबर 2000 में वो पाम स्प्रिंग के एक होटल में कोकीन और वैलियम के साथ पकड़े गए। अप्रैल 2001 में वो नंगे पांव नशे में कैलिफोर्निया की सड़कों पर भटकते पाए गए। इसी इंसिडेंट के बाद एली मैकबील के प्रोड्यूसर ने उन्हें शो से निकाल दिया। बंद करो। आरडीजे ने बाद में कहा, मैंने वो मौका भी गवा दिया जो मुझे वापस ला सकता था। इस दौरान उनकी पर्सनल लाइफ भी बिखर गई। डेबोरा फैल्कन ने 2001 में तलाक के लिए अर्जी दी और उनकी फर्स्ट वाइफ से 2004 आते आते तक डाइवोर्स हो गया और उनके बेटे इंदियो की कस्टडी डेबोरा यानी वाइफ को मिली। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने बताया कि मुझे अपने बेटे को खोने का डर था, लेकिन मैं इतना टूट चुका था कि कुछ और कर नहीं पा रहा था। हॉलीवुड ने आरडीजे को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उस दौरान भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वुडी एलन अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया क्योंकि आरडीजे को रिस्की माना जाता था। आरडीजे की जिंदगी का ये सबसे बुरा वक्त था, क्योंकि जेल, तलाक और हॉलीवुड से ठुकराया हुआ टैग इन्हें मिल चुका था। लेकिन भाई, हर रात के बाद सुबह तो होती ही है। 2003 में आरडीजे ने खुद को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। वो जानते थे कि अगर अब नहीं बदले तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और लग रहा था कि अब कोई वापसी नहीं होगी। लेकिन यहीं पर उनकी लाइफ में दो लेडीज का काफी इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। फर्स्ट उनकी मदर एल्सी फोर्ड का और सेकंड उनकी फ्यूचर वाइफ सुजैन डाउनी का। एल्सी यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मदर की अपनी शराब की लत से जंग आरडीजे के लिए एक मिसाल थी। उनकी मदर को भी अल्कोहल का एडिक्शन था, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपनी लत को हराया। 2004 में एल्सी का एक फोन कॉल आरडीजे के लिए गेम चेंजर साबित हुआ था। उस वक्त आरडीजे कोकेन की लत में डूबे हुए थे। उन्होंने लिखा, मुझे नहीं याद कि माँ ने क्या कहा, लेकिन उस कॉल के बाद मैंने कभी ड्रिंक या ड्रग्स नहीं लिए। आरडीजे ने आगे कहा, मेरी मदर मेरी रोल मॉडल थी, एक एक्ट्रेस के तौर पर और एक ऐसी महिला के तौर पर जिन्होंने सिंपल लाइफ चुनी और उसे बरकरार रखा। इससे पहले 2003 में सुजैन ने आरडीजे की जिंदगी में एंट्री ली थी। फिल्म गौथिका के सेट पर उनकी मुलाकात हुई। स्टार्टिंग में सुजैन को आरडीजे थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उनकी एनर्जी और टैलेंट ने उन्हें इम्प्रेस कर दिया और जब ये एक दूसरे से प्यार करने लगे तब सुजैन ने साफ कहा कि ड्रग्स छोड़ो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये अल्टीमेटम आरडीजे के लिए एक और झटका था और उसी टाइम पर पैसिफिक कोस्ट हाईवे पर बर्गर किंग में बैठे हुए आरडीजे ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया था। अपनी सारी ड्रग्स उन्होंने उस दौरान समुद्र में फेंक दी थी और इस वक्त को याद करते हुए वो कहते हैं कि उस पल मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा चुना। आरडीजे ने बताया कि 2003 के बाद जब उन्होंने ड्रग्स छोड़ने का फैसला किया, आरडीजे ने अपनी पहली रिकवरी के लिए 12 स्टेप प्रोग्राम, योगा, मेडिटेशन और विंग चुन कुंग फू का सहारा लिया। विंग चुन ने उन्हें डिसिप्लिन और फोकस दिया, एक ऐसा मार्शल आर्ट जो तेज सटीक मूव सिखाता है और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। I train kung fu, I strength train, I do qigong, I do Susan Downey's workout as Tracy Anderson. I do that. और ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ को रीबिल्ड करने का एक बड़ा पार्ट था और काफी इम्पोर्टेंट भी। और जब उन्होंने सारी चीजें ठीक करने की कोशिश की तो उनके दोस्तों ने भी उनकी मदद की। उनके दोस्त मेल गिब्स ने 2003 में आई फिल्म द शाइनिंग डिटेक्टिव के लिए उनकी इंश्योरेंस बॉन्ड का खर्चा उठाया। Actually, I asked Mel to present this award to me for a reason, because when I couldn't get sober, he told me not to give up hope, and he urged me to find my faith. Didn't have to be his or anyone else's as long as it was rooted in forgiveness. And I couldn't get hired, so he cast me in the lead of a movie that was actually developed for him. और वो भी उस दौरान जब कोई और प्रोड्यूसर आरडीजे पर भरोसा नहीं कर रहा था और हॉलीवुड में उनकी नो एंट्री थी। और 2005 में आरडीजे और सुजैन ने शादी कर ली और ऑफिशियली वो उनकी वाइफ बन चुकी थी। आरडीजे ने कहा, सुजैन ने मेरी जिंदगी में वो प्यार और स्टेबिलिटी लाई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। This is the dream team. Look at you two. Look, you know what's so amazing is just how happy
you are in her presence. It's so beautiful. Yeah, you just make everything better. Yeah. इसी तरह उनकी मदर और सुजैन की हिम्मत ने आरडीजे को न सिर्फ ड्रग्स की लत से बाहर निकाला बल्कि उन्हें एक नया इंसान बनाया। उनकी कहानी बताती है कि प्यार, सपोर्ट और हिम्मत से कोई भी जंग जीती जा सकती है। आगे आरडीजे ने हिम्मत नहीं हारी और 2003 में ड्रग्स छोड़ने के बाद वो हॉलीवुड में दोबारा अपनी जगह बनाने की जिद ठान चुके थे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। उनकी इमेज इतनी खराब हो चुकी थी कि ज्यादातर प्रोड्यूसर्स उन्हें टच नहीं करना चाहते थे, जबकि उन्होंने कुछ फिल्में की थी। फिर भी आरडीजे ने हार नहीं मानी और वो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करते गए। 2003 में जैसा कि उनके फ्रेंड ने मदद की थी, द सिंगिंग डिटेक्टिव में उनका रोल छोटा था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने क्रिटिक्स का ध्यान खींचा क्योंकि वो एक्टिंग में हमेशा से ही माहिर थे। You know who I am? I'm the singer detective. और उनकी एक्टिंग को ऑडियंस ने पसंद भी किया। इसके बाद वो गॉथिका में हैल बेरी के साथ नजर आए। फिल्म तो एवरेज थी, लेकिन आरडीजे की एक्टिंग ने लोगों को याद दिलाया कि वो अभी भी एक जीनियस एक्टर हैं। फिर 2005 में किस किस बैंग बैंग आई, जिसमें आरडीजे का रोल एक छोटे मोटे चोर का था जो भागते भागते गलती से एक रोल में कास्ट हो जाता है। डायरेक्टर शेन ब्लैक ने आरडीजे पर भरोसा किया और उनकी केमिस्ट्री वेल किल्मर के साथ ऑन स्क्रीन जबरदस्त थी। Whoa, what is that? Is that a clue? What do you mean? Do you see that in the thing? Can you? Ow! What were you thinking? इस फिल्म ने आरडीजे को क्रिटिक्स की तारीफ तो दिलाई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फ्लॉप रही। आरडीजे की फाइनेंशियल हालत अभी भी टाइट थी। वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट से गुजारा कर रहे थे और उनके पास उस टाइम पर ना तो मालिबू का बंगला था, ना ही लग्जरी गाड़ियाँ। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने सोचा अगर मुझे दूसरा मौका मिल रहा है तो मैं इसे गवाऊंगा नहीं। 2007 में ज़ोडिएक में आरडीजे ने एक क्राइम रिपोर्टर का रोल निभाया। How did you know he wasn't going to give his name? Dangerous animal. उनकी परफॉर्मेंस ने डायरेक्टर डेविड फिंचर को इतना इम्प्रेस किया कि वो कहने लगे आरडीजे में कुछ खास तो है। वो स्क्रीन पर जब भी आते हैं आग लगा देते हैं भाई साहब। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये वो दौर था जब आरडीजे धीरे धीरे हॉलीवुड में अपनी खोई हुई जगह वापस पा रहे थे, लेकिन असली धमाका अब भी बाकी था। एक ऐसा मौका जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो दोस्तों अब वो पल आ गया था जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। 2008 में मार्वल स्टूडियोज की आयरन मैन में आरडीजे को टोनी स्टार्क का रोल मिला। Truth is, I am Iron Man. लेकिन ये रोल उन्हें आसानी से नहीं मिला। मार्वल स्टूडियोज और डायरेक्टर जॉन फेवरो को आरडीजे की ड्रग्स की हिस्ट्री की वजह से डर था। जॉन फेवरो ने बाद में बताया आरडीजे मेरी पहली पसंद थे, लेकिन स्टूडियोज को भरोसा नहीं था। मैंने उन्हें कन्विंस किया कि आरडीजे ही टोनी स्टार्क बन सकते हैं, उनके अलावा कोई ये रोल निभा ही नहीं सकता। और साथ ही आरडीजे ने ऑडिशन में टोनी स्टार्क के किरदार को इतना परफेक्टली निभाया कि फेवरो ने कहा कि ये रोल आरडीजे के लिए ही बना है। Oh, Mr. Stark, you have been described by some as a Da Vinci for our time. What do you have to say about that? Da Vinci, ridiculous. I don't paint. और उससे बेहतर ये रोल कोई और कर ही नहीं सकता, जैसा कि मैंने पहले कहा था। आरडीजे ने इस रोल के लिए जबरदस्त मेहनत भी की। उन्होंने 20 पाउंड मसल बनाए और टोनी स्टार्क के चार्म को अपने अंदाज में ढाला और सीरियसली इस कैरेक्टर में उन्होंने जान डाल दी थी। और जब 2 मई 2008 को थिएटर्स में आयरन मैन रिलीज हुई तो यार दुनिया हिल गई। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $585 मिलियन की ताबड़तोड़ कमाई की और यहीं से MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखी गई। आरडीजे की परफॉर्मेंस ने दुनिया को हिला कर रख दिया। क्रिटिक्स ने कहा आरडीजे ने टोनी स्टार्क को इतना रियल बनाया कि लगता है वो एक्टिंग नहीं अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सक्सेस ने आरडीजे को उन्हें हॉलीवुड का सबसे डिमांडिंग स्टार भी बना दिया। I hadn't ever imagined that I could be involved in something like this. The first Iron Man was so definitive and kind of game-changing. I had hypnotized myself into such a state of confidence that I was certain that everything we were doing worked. And the rest is history. लेकिन आरडीजे यही नहीं रुके। उसी साल ट्रॉपिक थंडर जैसी फिल्म आई जिसमें उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल रोल निभाया। Yeah, get him chugging on some of Alpha's ass water. That'll bring him around. It's a cure-all. क्रिक लॉजर्स एक ऑस्ट्रेलियन मेथड एक्टर जो ब्लैक फेस में एक अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर का रोल निभाकर अमेरिकन सोल्जर का रोल करता है। इस रोल पर काफी बवाल हुआ। कुछ लोगों ने इसे रेसिस्ट कहा, लेकिन आरडीजे और इस फिल्म के डायरेक्टर ने इसे सटायर के तौर पर डिफेंड किया और सीरियस
सीरियसली ये फिल्म आज बेहद पॉपुलर है। आरडीजे ने इस मामले पर कहा कि मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, ये हॉलीवुड की हिपोक्रेसी पर कमेंट था। इस कंट्रोवर्सी ने आरडीजे की इमेज को थोड़ा हिट किया, लेकिन उनकी एक्टिंग की तारीफ ने उन्हें बचा लिया। उनकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी कि क्रिटिक्स ने तारीफ के पुल बांध दिए थे और आरडीजे को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। फिल्म ने मिलियंस कमाए और सीरियसली गाइस, ये फिल्म आज भी बेहद पॉपुलर है और आरडीजे ने साबित कर दिया था कि वो किसी भी रोल को पावर हाउस बना सकते हैं। तो आप भी जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन भाई ये तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। 2009 की आई फिल्म शार्लक होम्स में आरडीजे ने आइकॉनिक डिटेक्टिव शार्लक होम्स का रोल निभाया। डायरेक्टर गाय रिची ने कहा, आरडीजे ने शार्लक होम्स को ऐसा चार्म और मस्ती भरा अंदाज दिया कि वो पुराने क्लासिक से बिल्कुल अलग होने के बावजूद भी उतना ही कमाल का लगता है। और स्पेशली इस फिल्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आरडीजे का वो तेज दिमाग, चुलबुलापन और थोड़ा सा पागलपन वाला अंदाज। वो स्लो मोशन फाइट सीन्स, वो तेज तर्रार डायलॉग्स, यार स्क्रीन पर तो आग ही लगा दी थी आरडीजे ने। और इतनी कुछ तारीफ सुनने के बाद इस फिल्म की अर्निंग भी सुन लो। इस फिल्म ने $524 मिलियन की कमाई की और आरडीजे को बेस्ट एक्टर का गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला। And the Golden Globe goes to Robert Downey Jr., Sherlock Holmes. क्रिटिक्स ने लिखा, आरडीजे ने शार्लक होम्स को नया जन्म दे दिया। और इन सभी सक्सेस से आप समझ सकते हैं कि आरडीजे अपनी लाइफ में कितना बेहतर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आरडीजे का असली धमाका 2012 में आया, जब द एवेंजर्स रिलीज हुई। टोनी स्टार्क के तौर पर आरडीजे ने वो स्वैग, वो ह्यूमर और वो इमोशनल डेप्थ दिखाई कि फैंस तो बस आई एम आयरन मैन चिल्लाने लगे। तुम्हारे पास तो किस्मत की चमचमाती छड़ी है, कुछ पियोगे? हमें रोकने से कुछ नहीं बदला। नहीं, रोक नहीं रहा, धमका रहा हूं। एक एक जाम। वो सीन जहां टोनी न्यूयॉर्क को बचाने के लिए न्यूयॉर्क के साथ स्पेस में उड़ते हैं, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला था। द एवेंजर्स ने 1.5 बिलियन की कमाई की, मिलियन नहीं बिलियन। और आरडीजे की फीस 50 मिलियन तक पहुंच गई। इसके बाद आयरन मैन 3 आई 2013 में और इस फिल्म ने भी अच्छा खासा कारोबार किया और 1.2 बिलियन की कमाई की। और फिर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन 1.4 बिलियन। इसके बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर ने 1.15 बिलियन। स्पाइडरमैन होमकमिंग ने 880 मिलियन की कमाई की। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर ने तो 2 मिलियन से भी ऊपर की कमाई की। और फिर 2019 में आई एवेंजर एंड गेम 2.8 बिलियन कमाकर इतिहास रच दिया। और आरडीजे की फीस एंड गेम के लिए 75 मिलियन थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि आरडीजे सिर्फ एक एक्टर नहीं, ग्लोबल आइकॉन थे। और इस दौरान इनकी नेटवर्थ 300 मिलियन से ज्यादा जा पहुंची और इनकी लाइफस्टाइल तो जैसे चेंज ही हो गई। मालिबू में आलीशान बंगला, पोर्शे, ऑडी R8 और 65 कॉर्वेट जैसी सुपर कार्स इनके गैराज में आराम करती दिख रही थी। आरडीजे उस मुकाम पर थे जहां वो कभी सपने में भी नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन दोस्तों, ये सक्सेस सिर्फ पैसे की नहीं थी। आरडीजे ने साबित किया कि अगर दिल में जुनून हो और जिंदगी में डिसिप्लिन, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। साथ ही आरडीजे की जिंदगी में अगर कोई उनकी मदद के लिए सबसे आगे खड़ा रहा तो वो थी उनकी वाइफ सुजैन। सुजैन वो ताकत थी जिन्होंने आरडीजे को हर तूफान में संभाला। 2005 में शादी के बाद सुजैन ने आरडीजे की जिंदगी में वो प्यार और स्टेबिलिटी लाई जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। 2012 में उनके बेटे एक्सटन का जन्म हुआ और इसके सिर्फ 2 साल बाद ही एवरी ने भी जन्म लिया और आरडीजे की जिंदगी को और भी रंगीन कर दिया। और साथ ही आरडीजे अपने पहले बेटे इंदियो के साथ भी बहुत करीब हैं। और इस चीज को लेकर आरडीजे ऐसा कहते भी हैं कि मेरे बच्चे मेरी जिंदगी का सेंटर है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी पुरानी गलतियों को दोहराए। और इसीलिए जब उनके पहले बेटे इंदियो ने, जो एक म्यूजिशियन है, अब 2014 में ड्रग्स केस में फंस गए थे। Actor Robert Downey Jr.'s son is facing charges for cocaine possession. Indio Downey was arrested for felony narcotic possession. He was taken into custody yesterday afternoon during a traffic stop in the West Hollywood area. तब आरडीजे ने उनका पूरा साथ दिया। वो रात भर जागकर इंदियो से बातें करते और उसे रिहैब में सपोर्ट करते जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। आरडीजे ने कहा, मैं अपने बेटे को वो गलतियां करने से रोकना चाहता था जो मैंने की। ये वो पल था जब आरडीजे ने अपनी जिंदगी की गलतियों को इंदियो की जिंदगी का सबक बनाया और आज वो और उनकी फैमिली काफी ज्यादा हैप्पी है। साथ ही 2010 में आरडीजे और सुजैन ने टीम डाउनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है और इस प्रोडक्शन कंपनी की फर्स्ट फिल्म 2014 की द जज थी, जिसमें आरडीजे को उनके पिता के रोल में दिखाया गया, जो एक इमोशनल मास्टरपीस थी और ये एक सक्सेसफुल फिल्म भी रही। You and I are finally done. Oh, we're not done.
इसके बाद 2020 में डूलिटिल आई, जो क्रिटिक्स को तो पसंद नहीं आई, लेकिन आरडीजे ने कहा मैंने ये फिल्म अपने बच्चों के लिए बनाई, मैं चाहता था कि वो भी देखकर खुश हों। और इसी प्रोडक्शन के तले हमें एक सरप्राइज भी मिलता है और वो है शार्लक होम्स 3। जी हाँ, और ये फिल्म भी इस प्रोडक्शन के तले बन रही है और 2026 तक हमें देखने के लिए मिल सकती है। मगर आरडीजे यहीं पर रुकने वाले नहीं थे, इन्होंने एक और धमाकेदार रोल निभाया। 2023 में आरडीजे ने ओपनहाइमर फिल्म में रियर एडमिरल लुईस स्ट्रॉस का रोल निभाया। दोस्तों, ये रोल आरडीजे की जिंदगी का एक और मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि वो सीन जहां वो क्रिस्टोफर नॉलन के डायरेक्शन में स्ट्रॉस की कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को दिखाते हैं, यार रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था वो। और इस रोल से आरडीजे ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ सुपर हीरो ही नहीं, हर किरदार को जिंदा कर सकते हैं। The atomic bomb. He wanted to be the man who moved the earth. He talks about putting the nuclear genie back in the bottle. Well, I'm here to tell you that I know. और इस रोल के लिए 2024 में आरडीजे ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर अवार्ड भी जीता। And the Oscar goes to Robert Downey Jr. This is the first Oscar win for Robert Downey Jr. and his third nomination. अवार्ड स्पीच के दौरान उन्होंने अपनी वाइफ सुजैन को मेरी वेटनरी कहा और पूरी ऑडियंस हंस पड़ी। और आगे आरडीजे ने उस पल कहा कि मुझे इस ऑस्कर की इतनी जरूरत थी जितनी मुझे सांसों की। Here's my little secret. I needed this job more than it needed me. अब आप समझ ही सकते हैं कि वे अपनी फैमिली और लोगों के कितने शुक्रगुजार हैं कि उन्हें इतना जबरदस्त मौका मिला। और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन रुको, रॉबर्ट डाउनी जूनियर इतने पर ही रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने तो जैसे स्पीड पकड़ ली हो, उन्होंने फिर से एक धमाकेदार रोल अनाउंस किया 2024 में। वे एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम के रोल में वापसी करेंगे। We give you the one person who could play Victor Von Doom. New mask. Same path. और इस अनाउंसमेंट के आने के बाद तो फैंस चिल्ला चिल्ला कर पागल ही हो गए। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कहानी। एक ऐसी जिंदगी जो राख से सुलगती रही, लेकिन हर बार फीनिक्स की तरह उठकर चमकती भी रही। जेल की सलाखों से लेकर ऑस्कर के स्टेज तक, ड्रग्स की गहरी खाई से लेकर हॉलीवुड की चोटी तक, आरडीजे ने हर मुश्किल को चैलेंज किया और जीत लिया। उनकी जिंदगी हमेशा सिखाती है कि चाहे कितनी भी गलतियां हो जाए, चाहे दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, तुम वापसी कर सकते हो, और वो भी धमाकेदार। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी।